प्रेमा उपन्यास झूठे मददगार 3 अध्याय। बाबू अमृत राय रात भर करवटें बदलते रहे। ज्यों-ज्यों उन्होंने अपने नए इरादों और नई उमंगों पर विचार किया त्यों-त्यों उनका दिल और भी दृढ़ होता गया और भोर होते होते देशभक्ति का जोश उनके दिल में लहरें मारने लगा। पहले कुछ देर तक प्रेमा से नाता टूट जाने की चिंता इस लहर पर बांध का काम करती रही, मगर अंत में लहरें ऐसी उठी कि वह बांध टूट गया। सुबह होते ही मुंह हाथ धो, कपड़े पहन और बाइसिकल पर सवार होकर अपने दोस्तों की तरफ चले। पहले मिस्टर गुलजारी लाल BELLB के यहाँ पहुँचे। यह वकील साहब बड़े उपकारी मनुष्य थे और सामाजिक सुधार का बड़ा पक्ष करते हैं। उन्होंने जब अमृत राय के इरादे और उनके पूरे होने की कल्पनाएं सुनी तो बहुत खुश हुए और बोले, आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए और मुझे अपना सच्चा हितैषी समझिए। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि हमारे शहर में आप जैसे योग्य पुरुष ने इस भारी बोझ को अपने सार लिया। आप जो काम चाहे मुझे सौंप दीजिए, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा और उसमें अपनी बड़ाई समझूंगा। अमृत राय वकील साहब की बातों पर लट्टू हो गए। उन्होंने सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दिया और कहा कि मैं इस शहर में एक सामाजिक सुधार की सभा स्थापित करना चाहता हूं। वकील साहब इस बात पर उछल पड़े और कहा कि आप मुझे उस सभा का सदस्य और हितचिंतक समझें, मैं उसकी मदद दिलों जान से करूंगा। अमृत राय इस अच्छे शगुन होते हुए दाननाथ के घर पहुंचे। हम पहले कह चुके हैं कि दाननाथ उनके सच्चे दोस्तों में थे। वे दिन को देखते ही बड़े आदर से उठ खड़े हुए और पूछा, क्यों भाई, क्या इरादे हैं? अमृत राय ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मैं अपने इरादे आप पर प्रकट कर चुका हूं और आप जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वह कर दिखाता हूं। बस आपके पास केवल इतना पूछने के लिए आया हूं कि आप इस शुभ कार्य में मेरी कुछ मदद करेंगे या नहीं। दाननाथ सामाजिक सुधार को पसंद तो करता था मगर उसके लिए हानि या बदनामी लेना नहीं चाहता था। फिर इस वक्त तो वह लाला बद्री प्रसाद का कृपापात्र भी बनना चाहता था। इसलिए उसने जवाब दिया, अमृत राय, तुम जानते हो कि मैं हर काम में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। रुपया, पैसा, समय, सभी से सहायता करूंगा, मगर छिपे छिपे। अभी मैं इस सभा में खुल्लम खुल्ला सम्मिलित होकर नुकसान उठाना उचित नहीं समझता, विशेष इस कारण से कि मेरे सम्मिलित होने से सभा को कोई बल नहीं पहुंचेगा। बाबू अमृत राय ने अधिक वादानुवाद करना अनुचित समझा। इसमें संदेह नहीं कि उनको दाननाथ से बहुत आशा थी, मगर इस समय वह यहाँ बहुत न ठहरे और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब अमृत राय ने उनसे सभा संबंध बातें की तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने अमृत राय को गले लगा लिया और बोले, मिस्टर अमृत राय, तुमने मुझे सस्ते छोड़ दिया। मैं खुद कई दिन से इन्हीं बातों के सोच विचार में डूबा हुआ हूँ। आपने मेरे सर से बोझ उतार लिया। जैसी याग्यता इस काम के करने की आप में है, वह मुझे नाम को भी नहीं। मैं इस सभा का मेंबर हूँ। बाबू अमृत राय को पंडित जी से इतनी आशा न थी। उन्होंने सोचा था कि अगर पंडित जी इस काम को पसंद करेंगे तो खुल्लम खुल्ला शरीक होते झिझकेंगे, मगर पंडित जी की बातों ने उनका दिल बहुत बढ़ा दिया। यहाँ से निकले तो वह अपनी ही आंखों में 2 इंच ऊंचे मालूम होते थे। अपनी अर्थसिद्धि के नशे में झूमते झामते और मूंछों पर ताव देते NB अग्रवाल साहब की सेवा में पहुंचे। मिस्टर अग्रवाल अंग्रेजी और संस्कृत के पंडित थे, व्याख्यान देने में भी निपुण थे और शहर में सब उनका आदर करते थे। उन्होंने भी अमृत राय की सहायता करने का वादा किया और इस सभा का ज्वाइंट सेक्रेटरी होना स्वीकार किया। खुलासा ये कि 9 बजते बजते अमृत राय सारे शहर के प्रसिद्ध और नई रोशनी वाले पुरुषों से मिलाए और ऐसा कोई न था जिसने उनके इरादे की प्रशंसा न की हो या सहायता करने का वादा न किया हो। जलसे का समय 4 बजे शाम को नियत किया गया। दिन के 2 बजे से अमृत राय के बंगले पर लजसे की तैयारियां होने लगी। फर्श बिछाए गए, छत में झाड़ फानूस, हांडियां लटकाई गई, मेज और कुर्सियां सजाकर धरी गई और सभासदों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया गया। अमृत राय ने सभा के लिए एक नियमावली बनाई, एक व्याख्यान लिखा और इन कामों को पूरा करके मेंबरों की राह देखने लगे। 2 बज गए, 3 बज गए, मगर कोई न आया। आखिर 4 भी बजे, मगर किसी की सवारी न आई। हाँ, इंजीनियर साहब के पास से एक नौकर यह संदेश लेकर आया कि मैं इस समय नहीं आ सकता। अब तो अमृत राय को चिंता होने लगी कि अगर कोई न आया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और सबसे लज्जित होना पड़ेगा। निदान इसी तरह 5 बज गए और किसी उत्साही पुरुष की सूरत न दिखाई दी। तब तो अमृत राय को विश्वास हो गया कि लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुंशी गुलजरीलाल से उनको बहुत कुछ आशा थी। अपना आदमी उनके पास दौड़ाया, मगर उसने लौटकर बयान किया कि वो घर पर नहीं है, पोलो खेलने चले गए। इस समय तक 6 बजे और जब अभी तक कोई आदमी न पधारा तो अमृत राय का मन बहुत मलिन हो गया।
ये बेचारे अभी नौजवान आदमी थे और यद्यपि बात के धनी और धुन के पूरे थे, मगर अभी तक झूठे देशभक्तों और बने हुए उद्योगियों का उनको अनुभव न हुआ था। उन्हें बहुत दुख हुआ। मन मारे हुए चारपाई पर लेट गए और सोचने लगे कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैं इन लोगों को ऐसा कटिल और कपटी नहीं समझता था। अगर ना आना था तो मुझसे साफ साफ कह दिया होता। अब कल तमाम शहर में ये बात फैल जाएगी कि अमृत राय रईसों के घर दौड़ते थे, मगर कोई उनके दरवाजे पर बात पूछने को भी न गया। जब ऐसा सहायक मिलेगे तो मेरे किए क्या हो सकेगा। इन्हीं ख्यालों ने थोड़ी देर के लिए उनके उत्साह को भी ठंडा कर दिया। मगर इसी समय उनको लाला धनुषधारी लाल की उत्साहवर्धक बातें याद आईं। वही शब्द उन्होंने लोगों के हौसले बढ़ाए थे। उनके कानों में गूंजने लगे, मित्रों, अगर जाति की उन्नति चाहते हो तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर दो। इन शब्दों ने उनके बैठते हुए दिल पर अंकुश का काम किया। चौंक कर उठ बैठे, सिगार जला लिया और बाग की क्यारियों में टहलने लगे। चांदनी छिटकी हुई थी, हवा के झोंके धीरे धीरे आ रहे थे। सुंदर फूलों के पौधे मंद मंद लहरा रहे थे, उनकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अमृत राय हरी हरी धूप पर बैठ गए और सोचने लगे, मगर समय ऐसा सुहावना था और ऐसा आनंददायक सन्नाटा छाया हुआ था कि चंचल चित प्रेमा की ओर जा पहुंचा। जेब से तस्वीर के पुर्जे निकाल लिए और चांदनी रात में उसे बड़ी देर तक गौर से देखते रहे। मन कहता था, ओ अभागे अमृत राय, तू क्यों कर जिएगा, जिसकी मूरत आठों पहर तेरे सामने रहती थी, जिसके साथ आनंद भोगने के लिए तू इतने दिनों विराहागिनी में जला, उसके बिना तेरी जान कैसी रहेगी। तू तो वैराग्य लिए है, क्या उसको भी वैरागिन बनाएगा। हत्यारे, उसको तुझे सच्चा प्रेम है, क्या तू देखता नहीं कि उसके पत्र प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। अमृत राय अब भी भला है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इन बातों को छोड़ो, अपने ऊपर तरस खाओ, अपने अरमानों के मिट्टी में न मिलाओ। संसार में तुम्हारे जैसे बहुत से उत्साही पुरुष पड़े हुए हैं, तुम्हारा होना न होना दोनों बराबर है। लाला बद्री प्रसाद मुंह खोले बैठे हैं। शादी कर लो और प्रेमा के साथ प्रेम करो, बेचैन होकर। हाँ, मैं भी कैसा पागल हूँ, भला इस तस्वीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसे फाड़ डाला। हे ईश्वर, प्रेमा अभी यह बात ना जानती हो। अभी इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि हाथों में एक खत ला कर दिया। घबराकर पूछा, किसका खत है। नौकर ने जवाब दिया, लाला बद्री प्रसाद का आदमी लाया है। अमृत राय ने कांपते हुए हाथों से पत्री ली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, बाबू अमृत राय, आशीर्वाद। हमने सुना है कि अब आप सनातन धर्म को त्याग करके ईसाइयों की उस मंडली में जा मिले हैं जिसको लोग भूल से सामाजिक सुधार सभा कहते हैं। इसलिए अब हम अति शोक के साथ कहते हैं कि हम आपसे कोई नाता नहीं कर सकते। आपका शुभचिंतक बदरी प्रसाद। इस चिट्ठी को अमृत राय ने कई बार पढ़ा और उनके दिल में अलग खींचातानी होने लगी। आत्मस्वार्थ कहता था कि इस सुंदरी को अवश्य ब्याहो और जीवन के सुख उठाओ। देशभक्ति कहती थी, जो इरादा किया है उस पर अड़े रहो। अपना स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, तुम दूसरों का स्वार्थ करो। इस अनित्य जीवन को व्यतीत करने का इससे अच्छा कोई ढंग नहीं है। कोई 15 मिनट तक यह लड़ाई होती रही। इसका निर्णय केवल 2 अक्षर लिखने पर था। देशभक्त ने आत्मस्वार्थ को परास्त कर दिया था। आखिर वहां से उठकर कमरे में गए और कई पत्र कागज खबर करने के बाद यह पत्र लिखा। महाशय, प्रणाम। कृपा पत्र आया, पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपने मेरी बहुत दिनों की बंधी हुई आशा तोड़ दी। खैर, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं बराबर सामाजिक सुधार का पक्ष कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की उन्नति का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आप जिसको सनातन धर्म समझे हुए बैठे हैं, वह विद्या और असभ्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आपका कृपाकांक्षी अमृत राय। प्रेमा उपन्यास, जवानी की मौत, अध्याय 4। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया। जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की होली आ पहुंची। इस बीच में अमृत राय ने 2-3 जलसे किए और यद्यपि सभासद 10 से ज्यादा कभी न हुए, मगर उन्होंने हियाव न छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आवे या ना आवे, मगर नियत समय पर जलसा जरूर किया करूंगा। इसके उपरांत उन्होंने देहातों में जा जाकर सरल सरल भाषाओं में व्याख्यान देना शुरू किया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखे। इनको तो इसके सिवाय कोई काम न था। उधर बेचारी प्रेमा का हाल बहुत बेहाल हो रहा था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी, उसी दिन से उसकी रोगियों की सी दशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्णा सिरहाने बैठे समझाया करती, मगर प्रेमा को जरा भी चैन न आता। वह बहुधा पड़े पड़े अमृत राय की तस्वीर को घंटों चुपचाप देखा करती।
कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती तो उसके जी में आता कि मैं भी उनकी तस्वीर की वही गत करूं जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है। मगर फिर तुरंत ये ख्याल पलट खा जाता। वो उस तस्वीर को आंखों से लेती, उसको चूमती और उसे छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप ही आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमृत राय के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन होता तो पूर्णा से उन्हें पढ़वा कर सुनती और रोती। भावच के पास तो वह पहले भी बहुत कम बैठती थी, मगर अब माँ से भी कुछ खिंची रहती, क्योंकि वो बेटी की दशा देख देख कुड़ती और अमृत राय को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से ये कठोर वचन न सुने जाते। वह खुद अमृत राय का जिक्र बहुत कम करती। हाँ, अब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उनकी बात चलाती तो उसको खूब कान लगाकर सुनाती। प्रेमा एक ही मास में गलकर कांटा हो गई। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई आशा न थी। घर के लोग उसकी दवा दारू में रुपया ठीकरी की तरह फूंक रहे थे, मगर उसको कुछ फायदा न होता। कई बार लाला बद्री प्रसाद जी के जी में ये बात आई कि इसे अमृत राय ही से ब्याह दूं, मगर फिर भाई बहन के डर से हियाम न पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी रोगिणी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और बिरादरी वालों के यहाँ से जनानी सवारियां आना शुरू हुई और उसे उनकी खातिर से बनाव श्रृंगार करना, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना, उनका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। वो हंसने, बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ बस न चला। रोज अकेले में बैठकर रोया करती थी, जिससे कुछ तस्कीन हो जाती, मगर आज शर्म के मारे रो भी न सकती थी। और दिन पूर्णा 10 बजे से शाम तक बैठी अपनी बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वह भी सवेरे ही एक झलक दिखाकर अपने घर पर त्योहार मना रही थी। हाय, पूर्णा को देखते ही वो उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकल कर भागी। दोनों सखियां गले मिल गईं। पूर्णा ने कोई चीज मांगी, शायद कुमकुमे होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगाया, मगर इस संदूक को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि यह अमृत राय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख रोई। पूर्णा का मकान पड़ोस ही में था। उसके पति पंडित बसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री की इच्छानुसार करते। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष भी न होने पाए थे। प्रेम की उमंगें दोनों ही दिलों में उमड़ हुई थी, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते थे त्यों-त्यों उनकी मोहब्बत और भी गहरी होती जाती थी। पूर्णा हरदम पति की सेवा प्रसन्न रहती। जब वह 10 बजे दिन को दफ्तर जाने लगते तो वह उनके साथ साथ दरवाजे तक आती, और जब तक पंडित जी दिखाई देते वह दरवाजे पर खड़ी उनको देखा करती। शाम को जब उनके आने का समय आता तो वह फिर दरवाजे पर आकर राह देखने लगती, और ज्यों ही वह आ जाते उनकी छाती से लिपट जाती और अपनी भोली भाली बातों से उनकी दिन भर की थकान धो देती। पंडित जी की तनख्वाह 30 रुपये से अधिक न थी, मगर पूर्णा ऐसी किफियात से काम चलाती कि हर महीने में उसके पास कुछ न कुछ बचा रहता था। पंडित जी बेचारे केवल इसलिए कि बीवी को अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनावें, घर पर भी काम किया करते। जब कभी वह पूर्णा को कोई नई चीज बनवा कर देते वह फूली न समाती, मगर लालची न थी। खुद कभी किसी चीज के लिए मुंह न खोलती। सच तो यह है कि सच्चे प्रेम के आनंद ने उसके दिल में पहनने ओढ़ने की लालसा बाकी न रखी थी। आखिर आज होली का दिन आ गया। आज के दिन का क्या पूछना, जिसने साल भर चाथड़ों पर काटा वह भी आज कहीं न कहीं से उधार ढूंढ कर लाता है और खुशी मनाता है। आज लोग लंगोटी में फाग खेलते हैं। आज के दिन रंज करना पाप है। पंडित जी की शादी के बाद ये दूसरी होली पड़ी थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, बीवी की कुछ खातिर न कर सके थे, मगर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। कोई 150 रुपया ऊपर से कमाया था। उसमें बीवी के वास्ते एक सुंदर कंगन बनवाया था, कई उत्तम साड़ियां मोल लाए थे और दोस्तों को न्योता भी दे रखा था। इसके लिए भांति भांति के मुरब्बे, आचार, मिठाइयां मोल लाए थे और गाने बजाने के सामान भी इकट्ठे कर रखे थे। पूर्णा आज बनाव चुनाव किए इधर उधर छवि दिखाती फिरती थी। उसका मुखड़ा कुंदा की तरह दमक रहा था। उसे आज अपने से सुंदर संसार में कोई दूसरी औरत न दिखाई देती थी। वह बार बार पति की ओर प्यार की निगाहों से देखती। पंडित जी भी उसके श्रृंगार और फबन पर आज ऐसी रिझे हुए थे कि बेर बेर घर में आते और उसको गले लगाते। कोई 10 बजे होंगे कि पंडित जी घर में आए और मुस्कराकर पूर्णा से बोले, प्यारी, आज तो जी चाहता है तुमको आंखों में बैठा लें।
पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा, वह देखो, मैं तो वहां पहले ही से बैठी हूँ। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वह झट बीवी को गले से लगाकर प्यार करने। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठ जाओ तो उपटन मल दूं, देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से सर दर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं दो, मैं उपटन नहीं मलवाऊंगा, लाओ धोती दो, नहा आऊं। पूर्णा, वाह, उपटन मलवावेंगे, आज की तो ये रीति ही है, आके बैठ जाओ। पंडित, नहीं प्यारी, इस वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बैठकर उपटन मलने लगी। पंडित, मगर जरा जल्दी करना, आज मैं गंगा जी नहीं जाना चाहता हूँ। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे, महरी पानी लाएगी, यहीं पर नहा लो। पंडित, यही प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। पूर्णा, अच्छा तो जरा जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो, नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उपटन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहा करते, ये तैराक भी बहुत अच्छे थे। कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीम चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यम मध्यम हलकोरे ऐसे भले मालूम होते थे और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर ललचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कल्लोलें करने लगे। निदान उनको बीच धारे में कोई लाल चीज बहती दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाएं तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात न थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूं, जवानी दीवानी होती है। यह न सोचा था कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए। मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत ऐसा न था जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए। कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुंचे। मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझल हो गए थे, यहां तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो उठ न सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहां से उन्होंने किनारों की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारे की तरफ बह रहा था। उनका हियाव छूट गया। हाथ उठाया तो वह न उठे, मानो वो अंग में थे ही नहीं। हाय, उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पर जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसके ख्याल करने ही से छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूँ। उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधि आई कि वह मेरी बाट देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहनी सूरत आंखों के सामने खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका मगर कुछ बस न चला। आंखों से आंसू बहने लगे और देखते देखते वह लहरों में लोप हो गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में लिया। काल ने फूल के भेस में आकर अपना काम किया। उधर हाल का सुलिए, पंडित जी के चले आने के बाद पूर्णा ने थालियां परसीं। एक बर्तन में गुलाल घोली, उसमें मिलाया। पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले। उनकी आस्तीनों में चुन्नटें डाली। टोपी सादी थी, उसमें सितारे टांके। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से कतर कतर कटोरा में रखे। रात ही को प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियां लेती आई थी और उनको तर कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वह खूब खिल गई थी। उनको तागे में गूंथ कर सुंदर हार बनाया और यह सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहा कर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही हो गए। यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता देखा। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी। क्या करने लगे? धूप कड़ी हो रही है, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। कदाचित यार दोस्तों से बातें करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूँ। नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सूझती है। आज भी तैर रहे होंगे। ये सोचकर उसने आधा घंटे और राह देखी, मगर जब वो अब भी न आए तब तो वह बेचैन होने लगी। महरी से कहा, बिल्लो जरा लपक तो जावा, देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इसी घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे।
यह इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। वह तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा हैं। पंडित जी की धोती, तौलिया, साबुन, कमंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। ये देखते ही उसके पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़ धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। या नारायण, ये क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची तो एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहा आ रहे। बिल्लो क्या जवाब देती, उसका गला रूंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पीटने लगी। मल्लाहों ने समझाया कि अब रोए पीटे का होत है, उनकी चीज वस्तु लेव और घर का जाव। बेचारे बड़े भले मनई रहेन। बिल्लो ने पंडित जी की चीजें ली और रोते पीटती घर की तरफ चली। ज्यों ज्यों वो मकान के निकट आती त्यों त्यों उसके कदम पीछे को हटे आते थे। हाय नारायण, पूर्णा को ये समाचार कैसे सुनाऊंगी। वह बेचारी 16 सिंगार किए पति की राह देख रही है। ये खबर सुनकर उसकी क्या गत होगी। इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर में कदम रखा। तमाम चीजें जमीन पर पटक दी और छाती पर 2 हथड़ मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वह इस समय ऐसी मगन थी और उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में न आया। वह हकबका कर ताकने लगी कि एकाएक सब माजरा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंध गई, कलेजा सन से हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया। जिसने मेरी बाह पकड़ी थी उससे सदा के लिए बिछड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय नारायण, और वह पछाड़ खाकर धम से जमीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा झलने लगी। थोड़ी देर में आस पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो गईं। बाहर भी बहुत आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाल डलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को ज्यों ही इस आपत्ति की खबर मिली, उसके पैर तले से मिट्टी निकल गई। चटपट आकर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा की घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका मगर कौन सुनता है। जिस वक्त वह वहां पहुंची चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में कोई ऐसा न था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभागिनी पूर्णा का विलाप सुन सुनकर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा वो 7वें बैरी पर भी न टूटे। अभी 1 घंटा पहले वो अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में समझती थी। मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया। अब उसका सा अभागा कौन होगा। बेचारी समझाने बूझाने से जरा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधि आती त्यों ही फिर दिल उमड़ आता और नैनों से नीर की झड़ी लग जाती, चित व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता। हाय, क्या 1-2 बात याद करने की थी। उसने 2 वर्ष तक अपने प्रेम का आनंद लूटा था। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता था। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं। अफसोस है अब कौन प्यार करेगा। अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी, कौन कलेजे में बैठाएगा। उस रेशमी धोती और तौलिया पर दृष्टि पड़ी तो जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। निदान प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उसके गले से लिपट कर ऐसी फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर बाहर मुंशी बद्री प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों से रुमाल दिए बेख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीने से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। विराहनल में जलते जलते वह ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज तक न निकलती थी। हिचकियां बंधी हुई थी और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वह समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिन हूं, मगर इस समय वह अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थाम कर बोली, प्यारी सखी, यह क्या गजब हो गया। प्यारी सखी इसके जवाब में अपना माथा ठोंका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी का बेड़ा लगाने वाला कोई ना था। उसके मैके में सिर्फ एक बूढ़े बाप से नाता था और वह बेचारा भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापा था वह परलोक सिधारा, न सास न ससुर न अपने न पराए। कोई चुल्लू भर पानी देने वाला दिखाई न देता था। घर में इतनी जथा जुगती भी न थी कि साल 2 साल के गुजारे भर को हो जाती। बेचारे पंडित जी को अभी नौकरी ही करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते, जो कमाया वह खाया। पूर्णा को वह बातें नहीं सूझी थी। अभी उसको सोचने का अवकाश ही न मिला था। हाँ, बाहर मर्दाने में लोग आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। 2-2.5 घंटे तक उस मकान में स्त्रियों का ठट्टा लगा रहा।
मगर शाम होते होते सब अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था। ज्यादा कैसे ठहरती। प्रेमा कुछ देर को मूर्छा पर मूर्छा आने लगी थी। लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्ली के और कोई ना था। हाय, यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वार पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही वो ड्योढ़ी में कदम रखते वो लपक कर उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने और जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वो मिष्टान इत्यादि खाते वो पान के बीड़े लगा रखती। वो प्रेम रस का भूख, दिन भर का थका मांदा, स्त्री की दन खातिरदारियों से गदगद हो जाता। कहाँ वो प्रीति बढ़ाने वाले व्यवहार और कहाँ आज का सन्नाटा। सारा घर भाया भाया कर रहा था, दीवारें काटने को दौड़ती थी। ऐसा मालूम होता कि इसके बसने वाले उजड़ गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई। उसके कलेजे में अब रोने का दम नहीं है और न आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, कोई दिल में बैठा खून चूस रहा है। वो शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त वह क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले पिया से प्रेम की बातें कर रही है या उससे कर जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो। हमको उस शोकातुर का हाल लिखते ग्लानि होती है। हाय, वो उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पपड़ी छाई हुई है, आंखें सूरज आई हैं, सिर के बाल खुलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटकार तार तार हो गई है, बदन पर गहने का नाम भी नहीं है, चूड़ियां टूटकर चकनाचूर हो गई है, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं। वह चिंता, उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसको तसल्ली दे। ये सब कुछ हो गया मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए हैं कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बंधी रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृतराय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वह समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रोज हुआ। वह बसंत कुमार को भली भांति जानते थे। उन्हीं की सिफारिश से पंडित जी दफ्तर में वह जग मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी, मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। हाय, यह वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डसा था। जब लाश की जांच हो चुकी तब अमृतराय ने डॉक्टर साहब से लाश के जलाने की आज्ञा मांगी, जो उनको सहज ही में मिल गई। इसके बाद वह अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चौतरफा सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ से सियापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूते की आवाजें सुनने की आदी हो रही थी। इस वक्त ज्यों ही उसने पैरों की चाप सुनी वह बिजली की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी। मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह पर बाबू अमृतराय को खड़े पाया तो ठिठक गई। शर्म से सर झुका लिया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय पर किसी दुख पूछने वालों की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृतराय 1 महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताज़ा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ आया और ऐसा फूट फूट कर रोई कि बाबू अमृतराय, जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बेसुरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने महीर को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझाया और उसको हर तरह की मदद देने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी मेहताबी पर हवा खाने निकली थी। उसकी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार उधर से निकलते देखा। गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे, ये तो अमृतराय है। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।